कल्पना कीजिए एक ऐसे कालखंड की जहां साम्राज्यों की शक्ति केवल उनकी सेनाओं से नहीं बल्कि उनके व्यापारिक सिद्धांतों से मापी जाती थी। भारत के हृदय में बसा रतनपुर केवल एक नगर नहीं, एक परंपरा थी। लेकिन परंपराएं तब तक सुरक्षित रहती हैं जब तक उनके उत्तराधिकारी एकमत हों। सावकार धर्मदास ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया था, किंतु उनके 3 पुत्र आर्यन, वरुण और कबीर 3 अलग-अलग दिशाओं के ध्रुव थे। आज रतनपुर की हवा में कुछ अलग ही भारीपन है। ये शोर किसी उत्सव का नहीं, बल्कि उन 3 विचारधाराओं के टकराव का है, जिनमें से एक को चुनना असंभव था। समय, जो स्वयं इस कहानी का साक्षी है, आज हमें उस हवेली के आंगन में ले चलता है जहां एक साम्राज्य की नींव दांव पर लगी है। आइए देखते हैं क्या होता है जब अहंकार, सौंदर्य और नैतिकता एक ही छत के नीचे टकराते हैं। वरुण, अपनी इस कल्पना की दुनिया से बाहर निकलो। क्या तुम्हें दिखता प्लेस्कर की हवा बदल रही है? दक्षिण के व्यापारी हमारी सीमाओं पर कब्जा कर रहे हैं। व्यापार कोई कविता नहीं है जिसे तुम फुर्सत में लिखोगे। ये एक निर्मम युद्ध है। यदि हमारे पास सबसे तेज घोड़े और सबसे आक्रामक नीतियां नहीं होंगी तो हम इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। मुझे गति चाहिए, मुझे विजय चाहिए। जो शत्रु को कुचलने की हिम्मत नहीं रखता वो साम्राज्य चलाने के लायक नहीं है। बड़े भाई, आपकी गति अक्सर दिशाहीन होती है। आप तलवार की धार तो देखते हैं, पर उसकी म्यान की नक्काशी भूल जाते हैं। आप भूल रहे हैं कि लोग हमसे सामान क्यों खरीदते हैं। वे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमारी नक्काशी में रूह होती है, हमारे रेशम में इंद्रधनुष के रंग होते हैं। यदि हम केवल मशीन बन जाएंगे तो हमारी विशिष्टता समाप्त हो जाएगी। ग्राहक का दिल जीतना एक कला है भाई। उसे एक ऐसा सपना बेचो कि वो दोबारा आए। आकर्षण ही असली शक्ति है, भय नहीं। अब दोनों ही किनारों को पकड़कर बैठे हैं, पर नदी की गहराई भूल रहे हैं। भाई आर्यन, युद्ध से भय पैदा होता है, सम्मान नहीं। और भाई वरुण, केवल आकर्षण से क्षणिक लाभ होता है, स्थायी संबंध नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि दादाजी के समय के ग्राहक आज भी हमारे पास क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर धर्मदास की हवेली से पत्थर भी जाएगा तो वो असली होगा। भरोसा ही वो अदृश्य धागा है जिसने इस साम्राज्य को बांधा है। नैतिकता के बिना व्यापार केवल लूट है, और लूट का अंत हमेशा बुरा होता है। पीछे खड़े धर्मदास अपने बेटों के इन शब्दों को तोल रहे थे। उनकी आंखों में चिंता थी। मुनीन जी पास ही खड़े थे, जो वर्षों से धर्मदास की छाया बने हुए थे। मुनीन जी, देख रहे हैं आप, आर्यन के पास बाज की नजर है पर वो धैर्य खो देता है। वरुण के पास मोर के पंख हैं पर वो जड़ों को भूल जाता है। और कबीर, वो गहराई तो जानता है पर उसे अभी संसार की कड़वाहट और मौसमों की मार का अनुभव नहीं है। इन तीनों को एक ऐसी पाठशाला में भेजना होगा जहां गुरु कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति हो। केवल अनुभव ही अहंकार को गला सकता है। उस शाम हवेली के प्राचीन पुस्तकालय में दियों की रोशनी कुछ अधिक ही रहस्यमयी लग रही थी। पुराने चमड़े और चंदन की धूप की मिलीजुली महक हवा में तैर रही थी। धर्मदास के बुलावे पर तीनों भाई वहां पहुंचे। मेज पर एक अत्यंत पुरानी डायरी रखी थी, जिसके पन्ने समय की धूल से पीले पड़ चुके थे। मेरे पुत्रों, तुम तीनों में अद्भुत प्रतिभा है, पर तुम सत्य के केवल एक पहलू को देख रहे हो। तुम एक छोटे टुकड़े को पूरा पहाड़ समझ रहे हो। हमारे पूर्वजों ने उत्तर की उन पहाड़ियों के पीछे, जहां से सूर्य का जन्म होता है और बादल विश्राम करते हैं, एक अमर नाशपाती के वृक्ष का वर्णन किया है। कहते हैं कि उस वृक्ष को जिसने समझ लिया, उसने सफलता के गुप्त सूत्र को समझ लिया। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों उस वृक्ष के दर्शन करो और अपनी राय बताओ। पिताजी, मैं कल सुबह ही निकल सकता हूँ। मेरे पास सबसे तेज घोड़ा बादल है। मैं हफ्तों का रास्ता दिनों में तय कर लूंगा और उस पेड़ के सबसे बड़े फल लेकर आऊंगा, ताकि सबको पता चले कि मैं सबसे योग्य उत्तराधिकारी हूं। इतनी जल्दी नहीं आर्यन। महत्वाकांक्षा जब अहंकार बन जाए तो वह अंधी हो जाती है। तुम तीनों एक साथ नहीं जाओगे। तुम तीनों के बीच 4-4 महीनों का फासला होगा। सबसे पहले आर्यन जाएगा, फिर वरुण और अंत में कबीर। और सबसे अनिवार्य शर्त,
जब तक तुम तीनों वापस न आ जाओ, तुम अपनी यात्रा के बारे में आपस में एक शब्द भी नहीं बोलोगे। जो भी देखोगे उसे अपने भीतर सहेज कर रखोगे। जी पिताजी, हमें शर्त स्वीकार। धर्मदास जानते थे कि मौसम बदलेंगे और मौसमों के साथ उस पेड़ का स्वरूप भी। वे देखना चाहते थे कि उनके बेटों की बुद्धि समय के इन बदलावों को कैसे ग्रहण करती है और क्या वे सत्य की गहराई तक पहुंच पाते हैं। नवंबर का महीना, पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। आर्यन, जो खुद को अपराजय और सबसे तेज मानता था, गर्व के साथ निकला। उसे लगा था कि उसकी गति ठंड को भी मात दे देगी, पर हिमालय की चोटियों ने उसे उसकी औकात दिखाई। रास्ते सकरे थे, हवा में ऑक्सीजन कम थी और हड्डियां गला देने वाली ठंड थी। धिक्कार है, मेरा सबसे तेज घोड़ा बादल भी बर्फ में धंस रहा है। हवा इतनी ठंडी है कि जैसे फेफड़ों में गर्म सुइयां चुभ रही हूं। पिताजी ने क्या सोचकर मुझे इस वीरानगी में भेजा? व्यापार में सफलता का रास्ता इन बर्फीली घाटियों से कैसे गुजर सकता है? यहां तो लाभ की गूंज नहीं, केवल मेरी अपनी कांपती हुई सांसों की आवाज है। क्या वो पेड़ वाकई मौजूद है या ये कोई क्रूर मजाक है? महीनों की मशक्कत और भूख प्यास से लड़ने के बाद जब वह अंततः उस गुप्त घाटी में पहुंचा तो उसका रोम रोम कड़वाहट से भर गया। उसे वहां वह अमर वृक्ष दिखा, लेकिन वह दृश्य उसके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। ये क्या है? ये तो एक सूखा हुआ ठूठ है। ना एक पत्ता, ना कोई रंग, ना कोई फल। इसकी टहनियां किसी मरते हुए इंसान की सूखी उंगलियों जैसी लग रही हैं। पिताजी को शायद किसी ने मूर्ख बनाया है या उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। ये पेड़ तो खुद अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। ये तो व्यापार की उस भीषण मंदी जैसा है जहां तिजोरी खाली हो और केवल सूखा सन्नाटा बचा हो। मैं यहां बेकार आया, मेरा समय बर्बाद हो गया। आर्यन वापस लौटा। उसका गौरव धूल में मिल चुका था और उसकी आंखों में निराशा थी। जब वरुण ने उससे कुछ पूछना चाहा तो उसने कड़वाहट से कहा, जाओ देख आओ अपना अमर सत्य, वहां केवल मौत और पत्थर हैं। आर्यन को लगा उसने पूर्ण सत्य देख लिया है। समय का पहिया घूमा। मार्च का महीना आया। अब वरुण की बारी थी। वरुण के लिए ये यात्रा एक सजा नहीं बल्कि एक कलात्मक खोज थी। वो अपने साथ रंगों के डिब्बे, कैनवस और अपना प्रिय सितार भी ले गया था। प्रकृति अब अपनी लंबी शीतकालीन निद्रा से जाग रही थी। पहाड़ियों की बर्फ पिघलकर कलकल करते संगीत में बदल चुकी थी। अद्भुत! क्या ये वही जगह है? आर्यन भाई शायद रास्ता भटक गए होंगे या वे किसी और पहाड़ पर चले गए थे। ये जगह तो साक्षात स्वर्ग की गलियों जैसी है। और वो पेड़, ओह, वो तो किसी दिव्य सुंदरी की तरह सजा हुआ है। वो पेड़ अब सफेद और मखमली गुलाबी फूलों के घने बादलों से ढका हुआ था। हवा में ऐसी सुगंध थी कि वरुण अपनी सुध-बुध खो बैठा। हजारों तितलियां उस पेड़ के चारों ओर एक रंगीन घेरा बना रही थी। तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारी हर टहनी एक मौन संगीत कह रही है। आर्यन भाई को यहाँ केवल सूखापन दिखा। वे कितने अभागे हैं जो सौंदर्य को पहचान नहीं सके। यही तो जीवन का असली सच है। वैभव, प्रदर्शन, नयापन और खिलना। व्यापार भी ऐसा ही होना चाहिए, हमेशा फूलों की तरह महकता हुआ, ताकि दुनिया खुद खिंची चली आए। मैं तो यहीं बस जाना चाहता हूं। मुझे मेरा सत्य मिल गया। वरुण जब लौटा तो वह उत्साह और रंगों से भरा था। उसने कबीर से कहा, कबीर, तुम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगे। वह पेड़ ईश्वर की सबसे सुंदर कलाकृति है। आर्यन भाई की बातें केवल उनका भ्रम थीं। वरुण को लगा कि उसने अंतिम सत्य पा लिया है, जो केवल सौंदर्य और आकर्षण है। अब बारी थी सबसे शांत कबीर की। जुलाई का अंत था। मूसलाधार बारिश हो रही थी और पहाड़ियों से मिट्टी की सोंधी महक उठ रही थी। रास्ते दुर्गम थे, कीचड़ और फिसलन से भरे थे, पर कबीर भाग नहीं रहा था। वह धीमे धीमे हर बूंद का आनंद लेते हुए आगे बढ़ा। बारिश मिट्टी को नया जीवन दे रही है। वरुण भाई ने फूलों की बात की थी, पर क्या वे कोमल फूल बारिश की इस प्रचंड मार को झेल पाएंगे? अगर सत्य को पाना है तो सतह से नीचे उतरना होगा। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। जब वह घाटी में पहुंचा तो दृश्य फिर बदल चुका था।
वसंत के वे कोमल फूल अब जमीन पर गिरकर मिट्टी बन चुके थे, लेकिन पेड़ अब और भी राजसी और भारी लग रहा था। वाह, तुम्हारी टहनियां अब झुक गई हैं, पर कमजोरी से नहीं, बल्कि वजन से। तुम हजारों स्वर्ण जैसे रसीले फलों से लदे हुए हो। और ये क्या? पंछी तुम्हारे फलों का आनंद ले रहे हैं। थके हुए चरवाहे तुम्हारी शीतल छांव में सो रहे हैं। तुम खुद कुछ नहीं मांग रहे, तुम बस दे रहे हो। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी शक्ति है। कबीर ने देखा कि मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के बीच भी पेड़ की जड़ों ने जमीन को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं पा रहा था। उसने वहां कई दिन बिताए और यह समझा कि फल आने के लिए फूलों का बलिदान देना पड़ता है। वह एक अजीब सी शांति लेकर वापस लौटा। 1 वर्ष बीत गया। रतनपुर के मुख्य चौक पर सावकार धर्मदास ने एक भव्य सभा बुलाई। रतनपुर के हजारों नागरिक और दूर दराज के व्यापारी ये देखने आए थे कि इस महान साम्राज्य का भविष्य क्या होगा। मेरे तीनों पुत्रों, अब समय आ गया है। इस समाज और रतनपुर की जनता के सामने बताओ कि तुमने उस अमर वृक्ष में क्या देखा। आर्यन, तुम सबसे बड़े हो, बताओ तुम्हारा सत्य क्या है। पिताजी, सत्य ये है कि वो पेड़ एक धोखा है, एक मरता हुआ प्रतीक है। वो पूरी तरह सूखा, बदसूरत और बेजान है। वो हमें सिखाता है कि अंत में सब कुछ खत्म हो जाता है। वो व्यापार के उस क्रूर दौर का प्रतीक है जहां केवल संघर्ष, कड़वाहट और शून्यता है। जो उसे अमर कहता है वो झूठ बोल रहा है। भाई, आप क्या कह रहे हैं? आप शायद किसी खंडर को देखकर आ गए हैं। पिताजी, वो पेड़ तो सुंदरता का शिखर है। वो गुलाबी फूलों की चादर ओढ़े एक उत्सव जैसा है। वो सिखाता है कि जीवन केवल आनंद, वैभव और आकर्षण है। आर्यन भाई का नजरिया ही नकारात्मक है। मेरे भाइयों, आप दोनों ने जो देखा वह पूरी तरह सच था, पर वह अधूरा था। मैंने देखा कि वह पेड़ स्वर्ण जैसे फलों का भंडार है। वह धैर्य और परोपकार का प्रतीक है। वह सिखाता है कि असली सफलता वह है जो दूसरों का पेट भरे और विनम्रता से झुके रहना सिखाए। शांत हो जाओ। मुनीम जी, क्या आपने देखा? इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो एक क्षण को शाश्वत सत्य मान लेता है। वो एक मौसम को पूरी जिंदगी समझ लेता है। आर्यन, तुमने जो देखा वह जड़ का समय था। सर्दियों में पेड़ बाहर से मर जाता है ताकि वह अपनी ऊर्जा को अपनी जड़ों में समेट सके। वह मरता नहीं, वह भविष्य की तैयारी करता है। यदि पेड़ सर्दियों की उस कठोरता को न सहता तो वह कभी जी न पाता। व्यापार में भी मंदी का दौर ऐसा ही होता है, जहां हमें अपनी नींव मजबूत करनी होती है। तुमने केवल उसकी कुरूपता देखी, पर उसके पीछे छिपे संघर्ष और जीवन को नहीं पहचाना। यदि तुम उस दिन उस पेड़ को काट देते तो क्या वरुण को फूल मिलते? तो वो सूखापन उसकी मौत नहीं, उसकी तपस्या थी। हाँ, और वरुण, तुमने प्रयास को देखा। फूल सुंदर होते हैं, वे दुनिया को आपकी ओर खींचते हैं। व्यापार में विज्ञापन और आकर्षण वही फूल हैं। पर याद रखना, जो फूल फल में नहीं बदलते, वे केवल दिखावा बनकर रह जाते हैं। तुमने चमक देखी, पर उसके पीछे का स्थायित्व नहीं देखा। यदि तुम केवल फूलों को पकड़कर बैठ जाते, तो क्या कबीर को फल मिलते? जी पिताजी, मैं अपनी भूल समझ गया हूं। मैं केवल बाहरी दिखावे में खो गया था। और कबीर, तुमने सिद्धि देखी। फल तभी आए क्योंकि आर्यन की सर्दी ने जड़ों को मजबूत किया और वरुण के फूलों ने फल का मार्ग प्रशस्त किया। पर कबीर, यदि तुम सर्दियों में जाते तो क्या तुम उस सूखे पेड़ में फल ढूंढ पाते? नहीं। इसलिए अपने भाइयों के संघर्ष और उनके द्वारा देखे गए सत्यों को नकारो मत, क्योंकि उनके बिना तुम्हारा फल वाला मौसम कभी अस्तित्व में ही नहीं आता। आज से तुम तीनों मिलकर इस साम्राज्य को चलाओगे। कोई एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। आर्यन, तुम हमारे व्यापार की सुरक्षा और अनुशासन देखोगे ताकि मंदी में भी हमारी जड़ें न हिलें। वरुण, तुम विपणन और कला देखोगे ताकि हमारा व्यापार हमेशा आकर्षक बना रहे। और कबीर, तुम गुणवत्ता और सामाजिक सेवा देखोगे ताकि हमारी सफलता का फल सबको मिले। जब ये तीनों मिलेंगे तभी हमारा रतनपुर अमर होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति का आकलन केवल एक क्षण या मौसम के आधार पर नहीं करना चाहिए,
क्योंकि सत्य समय के पूरे चक्र में छिपा होता है। जिस प्रकार सर्दियों का सूखापन वृक्ष की मृत्यु नहीं बल्कि जड़ों को मजबूत करने की तपस्या है, उसी प्रकार जीवन का कठिन समय हमें भविष्य की सफलता के लिए तैयार करता है। एक समृद्ध साम्राज्य या जीवन के लिए अनुशासन, आकर्षण और नैतिकता का संतुलन अनिवार्य है, जो अलग अलग होकर भी एक दूसरे के पूरक है। अंततः वास्तविक सफलता केवल फूलों की तरह बाहरी चमक धमक में नहीं, बल्कि फलों की तरह दूसरों के काम आने और परोपकार के लिए विनम्रता से झुकने में निहित है। पूर्ण सत्य को समझने के लिए धैर्य और व्यापक दृष्टि ही एकमात्र मार्ग है।